हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप सब अच्छे ही होंगे। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होती है मेरे चैनल की, वो होती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। जब भी कोई रिज़ल्ट आने वाला होता है या फिर एग्ज़ाम होता है, उसके बाद जो कि हमेशा एक्यूरेट ही होती है। आप पहले की भी वीडियोस मेरी देख सकते हैं। तो हर एक चीज़ को एनालाइज करके ही मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताती हूँ कि कितनी जा सकती है। तो इसमें भी मैंने एनालाइज़ किया सब चीज़ों को। तो उसके बाद अब जो है आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड कट ऑफ ईच स्टेट। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अटेम्प्ट्स कैसे थे, क्या कैसे था और कौन सी शिफ्ट का। मैं जो है वो रियल आपको पूरा सच ही बताऊंगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मेरी फर्स्ट शिफ्ट थी तो मेरी टफ़ थी, कि सेकंड शिफ्ट टफ़ थी, कि थर्ड शिफ्ट टफ़ थी। आई विल नॉट से दैट। जो भी सच्चाई थी, जो भी मैंने एनालाइज़ किया, वो सब कुछ मैं बताऊंगी। उसके और फालतू की चीज़ें कुछ नहीं मैं बोलने वाली हूँ कि किसकी शिफ्ट टफ़ थी, कि क्या था, क्या जो रियल है वही रियलिटी बताऊंगी। तो मैं सब्जेक्ट वाइज बताने जा रही हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है इंग्लिश, रीजनिंग, जीए एंड क्वांट। तो इसमें सब्जेक्ट वाइज सबसे पहले मैं बात करूँगी इंग्लिश की। तो इंग्लिश का मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश जैसे कि 3 शिफ्ट, 10th को जो 2 शिफ्ट हुई एंड 12th को जो 1 शिफ्ट हुई, तो उनमें से इंग्लिश किस में कैसी आई थी। तो मैं आपको बताऊं, इंग्लिश जो है फर्स्ट शिफ्ट में आपको मैं बता दूं कि मॉडरेट टू हाई लेवल आई थी एंड जो बाकी 2 शिफ्ट थी उनमें मॉडरेट लेवल की इंग्लिश आई थी। कि दोनों में ही इंग्लिश जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में क्या था कि 20 to 23 ऐसे तक अटेम्प्ट्स जा रहे थे, 23 24 तक। और बाकी की जो 10th की सेकंड शिफ्ट एंड 12th की जो शिफ्ट थी, एक शिफ्ट जो थी, उसमें क्या था कि 35 36 इवन की किसी ने 38 39 भी अटेम्प्ट किए हैं आउट ऑफ 40, ऐसे अटेम्प्ट गए हैं। तो ये था लेवल इंग्लिश की शिफ्ट्स का। तो एक तो ये, अब इंग्लिश में कहाँ मॉडरेट लेवल जा रहा है, फर्स्ट शिफ्ट। मैं आपको पूरा रियल एनालाइज बताऊंगी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट। ये है इंग्लिश का। फिर उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो अब रीजनिंग में मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस बार जो रीजनिंग सेक्शन आया था, तो रीजनिंग सेक्शन सभी शिफ्ट में सेम लेवल का ही आया था। रीजनिंग में कोई चेंज नहीं, मतलब मॉडरेट टू हाई लेवल जो था वो सब शिफ्ट के लिए था। सभी शिफ्ट में रीजनिंग में अच्छा खासा अटेम्प्ट करना मुश्किल पड़ रहा था बस। पर एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी कि फर्स्ट एंड जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें अगर किया जाए तो ये दोनों की जो रीजनिंग सेम आई थी, मतलब और थोड़ा सा हल्का सा अटेम्प्ट, थोड़ी ज़्यादा। मैं 1 या 2 स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे डेटा के हिसाब से ही मैं बात कर रही हूँ। जो भी मैंने एनालाइज किया सब चीज़ें, उसके बाद बात कर रही हूँ कि हल्का सा थोड़ा, मतलब 3-4 नंबर का अटेम्प्ट रीजनिंग सेक्शन में जो लास्ट शिफ्ट थी उसमें ज़्यादा देखने को मिला है 12th वाली शिफ्ट में। बाकी इन दोनों में लेवल सेम था। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि जो 12th वाली शिफ्ट थी उसमें रीजनिंग इजी आई थी, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब 3-4 नंबर के अटेम्प्ट का थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी जीए। मोस्ट इम्पोर्टेंट थी जीए। इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अटेम्प्ट चाहे जिसने किया हो, चाहे फर्स्ट शिफ्ट में किसने 34 35 अटेम्प्ट कर दिया हो, सेकंड शिफ्ट में किसी ने 10 to 12 अटेम्प्ट कर दिया हो, ठीक है, और लास्ट शिफ्ट में भी किसी ने अगर 40 तक अटेम्प्ट ले गए हों, तो एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जीए एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीए जो मेंस एग्ज़ाम में एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें कि एक्यूरेसी का, हम किसी की भी एक्यूरेसी का विश्वास नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि जिसने सेकंड शिफ्ट में मान लीजिए कि हो सकता है जिसने सेकंड शिफ्ट में जीए का जिसने सेकंड शिफ्ट में क्या किया हो कि जीए में कम अटेम्प्ट किया हो, 10 से 12 नंबर का अटेम्प्ट किसी ने सेकंड शिफ्ट में किया है, और बाकी जो फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट है उसमें 34 to 35 मार्क्स का अटेम्प्ट अगर किसी ने किया फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट में, तो अगर शायद हो सकता है कि ये 10-12 वाले ने 100% एक्यूरेसी दिखाई हो, ठीक है, और ये 34-35 अगर किसी ने अटेम्प्ट किया है तो इसकी एक्यूरेसी 60-70% हो। तो अभी तो अटेम्प्ट ज़्यादा लग रहे हैं, तो
अभी अटेम्प्ट ज़्यादा लग रहे हैं, बट जब मार्क्स आएंगे तब एक्चुअल पता लगता है लेवल। सिमिलरली मैं आपको एक आईपीएस क्लर्क का एग्जांपल देती हूँ कि आईपीएस क्लर्क में आप जीए के किसी के भी मार्क्स उठा कर देख लोगे कि जीए में आई डोंट नो वाई, अगर किसी ने बोला भी था कि हमारी एक्यूरेसी सही थी कि क्या, मैं अपना खुद का ही बताऊं कि मेरे जीए में कितने कम मार्क, मैंने 29 मार्क्स नहीं 31 का अटेम्प्ट किया था और मेरे मार्क्स जीए में आईपीएस क्लर्क में आए, सिर्फ और सिर्फ मेरा जो रिज़र्व लिस्ट में आया सिलेक्शन रुका वो जीए की वजह से ही रुका था। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूँ कि हाँ, जीए के अभी अटेम्प्ट के हिसाब से लेवल की अगर बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट सबसे ज़्यादा टफ़ में क्या, बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का जीए। फिर उसके बाद जो फर्स्ट शिफ्ट थी 10 अप्रैल की वो, फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा रिलैक्सेशन जो देखने को मिला है वो थर्ड शिफ्ट मतलब 12th की जो शिफ्ट थी उसमें देखने को मिला कि उसमें जीए डुएबल आई थी। ठीक है, डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे, इतना डेटा बेस्ड भी नहीं था। बहुत से ऐसा है कि अच्छा खासा मार्क्स फेच कर सकते थे अगर किसी ने जीए अच्छे से पढ़ी थी। ठीक है, ये था जीए का सिनेरियो। अब बात करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है क्वांट। तो क्वांट में मैं अगर बात करूं तो क्वांट अप्रोक्सीमेटली सबकी ही सेम आई थी, सबके ही अगर अच्छी किसी की क्वांट है, इस क्वांट में अच्छी प्रिपरेशन की हुई है तो 32 तक अटेम्प्ट आसानी से किए जा सकते थे। तो ये था सिनेरियो ओवरऑल की क्वांट सभी में सेम थी। जीए की बात करूँ तो सेकंड शिफ्ट, फिर फर्स्ट शिफ्ट और फिर 12th की लास्ट शिफ्ट, ऐसे में था। डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं बात कर रही हूँ। ओके, टफ, फिर मॉडरेट, फिर इजी, ऐसे। फिर उसके बाद रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग फर्स्ट शिफ्ट की रीजनिंग जो है वो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट की सेम, थर्ड शिफ्ट में इजी। एंड इंग्लिश की अगर बात करूँ तो इंग्लिश भी फर्स्ट शिफ्ट में मॉडरेट लेवल, हाई लेवल आई थी और सेकंड और थर्ड शिफ्ट में मॉडरेट, मतलब कि अच्छा खासा अटेम्प्ट फेच कर सकते हैं इंग्लिश में सेकंड और लास्ट शिफ्ट वाले बच्चे। तो ये था ओवरऑल सिनेरियो। अब ये मैंने बात कर ली। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता लग रहा है कि हर एक शिफ्ट में किसी न किसी शिफ्ट में कुछ ना कुछ टफ आया था, मॉडरेट लेवल का आया था, भले ही चाहे वो इंग्लिश आ गई हो, चाहे वो जीए आ गई हो, क्वांट तो सेम ही थी, चाहे वो रीजनिंग आ गई हो। ठीक है, तो इसमें अब मैं लेवल ऑफ मतलब कि किसका कितना था पूरा शिफ्ट का ओवरऑल बता रही हूँ कि ओवरऑल शिफ्ट में अगर हम बात करें तो सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, इसको चाहे आप ग्रेटर देन और इक्वल टू ऐसे मानिए, क्योंकि किसी का इंग्लिश टफ आया था तो किसी का जीए टफ आया था। ओके, ये चीज़ है, क्योंकि अगर आपने 35-36 इंग्लिश में अटेम्प्ट किए हैं और किसी ने 20-21 अटेम्प्ट किए हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन है इंग्लिश का भी। जीए तो एक ऐसी चीज़ होती है कि जीए में चलो टफ आ गई कि नहीं आ गई वो आपके पढ़े ना पढ़े पर होता है। ओके, तो ये चीज़ है कि आप नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कितना कर पा रहे हो। तो इसमें मैं सेकेंड शिफ्ट को ज़्यादा भी मान सकती हूँ और इक्वल टू फर्स्ट शिफ्ट मान सकती हूँ, और जो फर्स्ट शिफ्ट है वो जो लास्ट शिफ्ट 12th की है इसको मैं सबसे मतलब इन दोनों शिफ्टों के कंपैरिजन में नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स लोगों के ज़्यादा है, इजी मानती हूँ। ओके, कंपैरिजन में इजी मानती हूँ। शिफ्ट मेंस लेवल एग्ज़ाम था तो इजी तो कुछ भी नहीं आता है, बिकॉज ये मेंस लेवल एग्ज़ाम है। तो अब ये सेकंड शिफ्ट वाले प्लीज़ आप ये उल्टा मत इसका मतलब ले लीजिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, हमारी शिफ्ट ज़्यादा टफ थी कि क्या था क्या नहीं था। इसका मैं उल्टा मतलब निकालने की बात नहीं कर रही हूँ। आपकी शिफ्ट टफ आई थी, ज़रूर से ज़रूर टफ आई थी, एंड इसमें आपको मार्क्स मिलने चाहिए, इंक्रीज़ होने चाहिए आपके मार्क्स, इससे भी मैं नहीं मुकर रही हूँ। लेकिन जो एक सब्जेक्ट वाइज देखना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पर डिफरेंस देखने को मिला है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ कि इन सब चीज़ों में ये देखने को मिला है। अब मैं बात करती हूँ कि कट ऑफ क्या जानी चाहिए। ओके, ये सब चीज़ों की बात तो हो गई, अब कट ऑफ क्या जानी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि कट ऑफ अगर आपका इतना 70 से आपके एक्सपेक्टेड मार्क्स आपको लग रहा है कि आपके 70 प्लस बन रहे हैं, तो आप अपने आप को सिलेक्शन के करीब मानिए, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा है। हाँ, मैं स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर, उन स्टेट्स की मैं बात नहीं कर रही जहाँ पर वैकेंसी इस साल लास्ट ईयर से कम आई थी, क्योंकि और प्री में भी जहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा थी, उन स्टेट्स की बात नहीं कर रही हूँ। वहाँ पर हो सकता है कि 75 प्लस
75 to 80 तक कट ऑफ या फिर लास्ट ईयर जितनी ही उनकी कट ऑफ जाए, ये मैं ये बोल रही हूँ। लेकिन जिन स्टेट्स में लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा टाइम्स कट ऑफ ज़्यादा है, 2 टाइम 3 टाइम इवन कि 10 टाइम्स भी किसी स्टेट में ज़्यादा है, तो वहाँ पर मैं आपको बोल रही, क्योंकि हमको नहीं पता है कि ये जो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो भी है वो बैंक क्या सेलेक्ट करती है। हो सकता है 70 मार्क्स ही सेलेक्ट करे और कट ऑफ भी 70 ही कर दे। तो मैं आपको एक चीज़ यही बता रही हूँ कि विद एक्यूरेसी, अगर आपका अच्छा अटैम्प्ट गया है, आपने कहीं भी गड़बड़ नहीं की है, फालतू में तुक्के नहीं मारे हैं, तो और आपकी कट ऑफ जो शिफ्ट थी वो भी मॉडरेट थी, तो आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने के चांस है। और आपका अगर मार्क्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो आपका सिलेक्शन होने की भी चांस है। तो ये चीज़ मैं आपको बोलती हूँ। तो 70+ इस बार क्या है कि वैकेंसी ज़्यादा है, तो मैं 70+ वाले को सभी को सेफ़ मानती हूँ कि अगर किसी के एक्सपेक्टेड मार्क्स बन रहे हैं कि हमारे 70 से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो मैं उनको सेफ़ मानती हूँ। अब वो अलग बात हो गई कि इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा थी, सब कुछ ज़्यादा था और एग्ज़ाम भी मॉडरेट, इजी लेवल का तो एग्ज़ाम आया नहीं था, एग्ज़ाम वॉज इन मॉडरेट साइड, तो वो अलग बात हो गई कि अब कट ऑफ क्या आ जाए क्या ना हो। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अलग बात हो गई। बट स्टिल आई एम सेइंग दैट कि ये पूरा ओवरऑल सिनेरियो के बाद मुझे यही लगता है कि अगर किसी स्टेट की लास्ट ईयर 80 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस साल अच्छी खासी वैकेंसी वहाँ पर आ गई है, तो वहाँ पर 4 से 5 मैं मानती भी हूँ कि वहाँ की कट ऑफ 74-75 तक भी जा सकती है, इतना भी कट ऑफ गिर सकती है। हो सकता है कि 70s में मतलब 71-72 भी जा सकती है। तो इस बार 80 से अबव कट ऑफ जाएगी नहीं। जिन स्टेज में इतनी ज़्यादा वैकेंसी, हो सकता है 75 कट ऑफ चली जाए, 70 to 75 तक मुझे लगता है कि कट ऑफ जाएगी, और जहाँ पर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है 75 से नीचे ही जाएगी। मुझे अपर साइड का तो नहीं लग रहा है, क्योंकि अटेम्प्ट्स भी ज़्यादा नहीं हुए हैं कैंडिडेट्स की। तो यही सब चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। ओवरऑल पूरा सिनेरियो, पूरा सब चीज़ बताने के बाद ही मैं कट ऑफ का बता रही हूँ। सो आई होप कि आपको ये हेल्प करेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपको रिकमेंड करूँगी कि इफ़ आपका SBI PO लगा हुआ है मेंस, तो आप उसकी प्रिपरेशन करिए। नहीं तो थोड़ा बहुत अपना बेस प्लीज़ मत बिगाड़िएगा, थोड़ा बहुत पढ़ते जाइए। पढ़ने का मतलब ये कि आप एडिटोरियल को मत छोड़िएगा, रीडिंग बिल्कुल नहीं छोड़नी चाहिए। भले ही आपका रिज़ल्ट पेंडिंग है, क्या होता है क्या नहीं होता है, बट स्टिल, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा बेस हम तैयार करते हैं रीडिंग से कि अगर हमने उसे 4-5 दिन के लिए भी छोड़ दिया तो फिर हम ज़ीरो पर चले जाएंगे, फिर हमें फिर से दोबारा रीडिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये सब तभी जाके फिर से हमारे अच्छे मार्क्स आने स्टार्ट होंगे। तो इसीलिए बेस मत ख़राब करिएगा अपना। हो सके तो 10-15 मिनट के लिए कैलकुलेशंस कर लीजिए, ओके, और अपना बेस बनाए रखिए। इंग्लिश पढ़िए, हो सके तो थोड़ी बहुत न्यूज़पेपर में ही कोई न्यूज़ आती है उसको ही पढ़िए, ये सब चीज़ें करिए। बाकी और इतना नहीं मैं बोल रही हूँ कि अभी आप एग्ज़ाम इतना देख करके हटे हैं, तो आप चाहें तो 10-15 दिन का रेस्ट ले सकते हैं, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उसके आप अगर वेट करना चाहते हैं एग्ज़ाम के रिज़ल्ट का भी, आपको लगता है कि नहीं पढ़ पाएंगे आप जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा, फिर भी आप अपना बेस मत छोड़िए। सो यही मुझे आपको एक सलाह देनी थी। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। सो जो भी आपके डाउट है कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू ऑल।